मिशाल मलिक साहिबा, यासीन मलिक साहब से आपका आखिरी रब्ता कब हुआ? आखिरी रब्ता हुआ था इसी साल फरवरी 22 को, और रात को कॉल आई थी उनकी और उन्होंने कहा था मुझे ये लेके जा रहे हैं। तो रेड हुई थी उनके घर पे और फिर उनको वो ले गए और उनको कोठी बाग पुलिस स्टेशन में इन्होंने बंद किया। फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट उन पे लगा दिया गया, काला कानून। फिर चंद ही दिनों के बाद इनकी तंजीम JKLF पे बैन लग गया। फिर इनको जम्मू जेल शिफ्ट किया गया, वहाँ से इनको फिर तिहाड़ में ले गए। तिहाड़ के भी डेथ सेल में, किसी को डेथ सेल में नहीं रखा हुआ और इतने अरसे से उनको वहाँ पे रखा हुआ है। उनको वहाँ पे टॉर्चर भी किया गया, मारा पीटा गया, उनको मेडिकल केयर नहीं प्रोवाइड की गई। वो बहुत इस वक्त वीक हैं और मैं आपके इस प्रोग्राम के थ्रू भी मैं सारी आवाम से भी यही अपील करूँगी कि आप सब उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करें। और उसके साथ साथ जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल का जो वेबसाइट है UN की, उस पर प्लीज़ जाएं और ईमेल करें और यासीन साहब की रिलीज़ के लिए, और जितनी भी हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स और हुर्रियत के जो हैं हमारे रहनुमा हैं, जितने भी इस वक्त जेलों में बंद हैं, उन सब की रिहाई के लिए आप अपील करें और हिंदुस्तान का गिनौना चेहरा दिखाएं और ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को भी ईमेल्स करें। ये मेरे लिए और पूरी कश्मीरी कौम के लिए एक बहुत बड़ी एक आवाज़ होगी, क्योंकि आजकल के दौर में ऑनलाइन पिटिशन्स का दौर होता है और सब लोग ये पढ़ते हैं और एक सेकंड में पहुंच जाता है पैगाम। दूसरी बात यह है कि उनके लिए डिमांड की गई थी उनके लॉयर्स ने कि उनको फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ किया जाए और उनको ICU में शिफ्ट किया जाए। उनके मेटालिक वाल्व है, वो भी एक आर्टिफिशियल वाल्व इसलिए उनको लगाया गया। अर्ली 90s में उनको जेल के अंदर ब्लड फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जहर दे दिया गया था उनको। और अभी भी आपको याद होगा 3 साल पहले उनको जहरीला टिक्का भी लगाया गया था। तो उन्होंने बहुत सफ़र किया है अपनी कौम के लिए। मैंने दुनिया की तारीख़ में ऐसा लीडर ना सुना है ना देखा है जिसने अपनी जिस्म का एक एक हिस्सा जो है और एक एक ऑर्गन, एक एक लूँ जो है, एक एक पोर उन्होंने अपनी कौम को दिया है। अपनी जवानी, अपना बचपन, अपने सारे ख्वाब, अपनी बेटी जो एक उनकी ज़िंदगी की एक ही खुशी थी, उसको वो देखने के लिए तरस गए। उन्होंने शादी की, उनको शादी भी नहीं नसीब हुई। 60 डेज़ हमने इकट्ठे उनके साथ गुजारे और उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ जेल है या बाहर सड़कों पे निकलना, लाखों की तादाद की आवाम को तहरीक चलाना, बंदूकों के सामने खड़े होना, मुकाबले करना, हिंदुस्तान की आर्मी की मारें खाना, टॉर्चर खाना, गालियाँ खाना। घर पे हमारी कितनी दफ़ा रेड्स हुई हैं, रोज़ हमारी घर के शीशे टूटते हैं, वॉशरूम के, कमरों के। मेरी दफ़ा बहुत दफ़ा मैंने तो खुद देखा, बाथरूम के तो हर रोज़। तो वो शीशा ही नहीं अब लगाया, प्लास्टिक का हम लगाते हैं, वो उसके अंदर भी अटैक करते हैं। तो ये बहुत ही ख़तरनाक तहरीक जो है, जिसके लिए उन्होंने जो कोई भी कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि मुझे ख़ुद भी ये लगता है और सबको ये लगता है वहाँ के लोगों को कि ये जितनी भी हमारी कौम की कुर्बानियाँ, जितने भी हमारे हुर्रियत रहनुमा हैं इस वक्त जो जेलों में, चाहे सईद अली गिलानी साहब कितने सालों से वो हाउस अरेस्टेड हैं, बुज़ुर्ग रहनुमा हैं, वो निकल नहीं सकते अपने घर से। आसिया अंद्राबी साहिबा एक औरत होके उनको जिस तरीके से, फहमीदा सूफ़ी, उनको तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, एस्थमेटिक पेशेंट हैं। वो अपने हस्बैंड से कितने साल, वो भी, उनके हस्बैंड भी जेल में हैं, वो भी हैं। बच्चे उनके ऐसे ही बड़े हो गए माँ बाप के बगैर। फिर उसके बाद परवीना आहंगर हैं, वो भी कितने साल अपने जवान बेटे को ढूंढती रह गई। मिसिंग पर्सनस की तहरीक उन्होंने चलाई। तो यहाँ तो एक समुंदर है गमों और दुखों का और हिम्मत का भी और हौसले का भी। और अगर आप बहादुरी का वाकई मीनिंग समझना चाहते हैं तो आपको कभी अल्लाह करे मौका मिले, आप मकबूजा जम्मू कश्मीर जाएं। लोगों के हौसले, उनकी हिम्मत, ऐसा मैंने दुनिया की तारीख़ में ना सुना है ना देखा है। और मुझे उम्मीद है पूरी अल्लाह में कि बेशक बहुत मुश्किलों में हम हैं, बज़ाहिर हर चीज़ अंधेरा लगता है, मगर रोशनी आएगी और इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए कश्मीर का मसला हल करेगी। यासीन मलिक साहिब से आपने इन दिनों में कोई रब्ता करने की कोशिश की? बहुत दफ़ा रब्ता करने की कोशिश की है मगर कोई रब्ता नहीं हो सका, मेरे से कोई उनकी बात नहीं हुई। बहुत मुश्किल से मेरी सिस्टर इन लॉज़ महीने में एक दफ़ा उनको
चंद मिनट के लिए उनको मिलने की इजाज़त दी जाती है, मगर वो भी उनको हाथ नहीं लगा सकती, ना गले लग सकती हैं। वो बंद होते हैं ग्लास के रूम के अंदर, एक सुराख होता है, फिर हेडफोन से बात की जाती है। और वो मुझे जब भी मिलकर आई हैं तो वो यही कहती हैं कि बहुत ही वो वीक हैं और उनको उठा भी नहीं जाता। नेचुरली आप एक इंसान को कैद में बंद करें दिन और रात 7x5 फीट के, और वो वॉक ना कर सकें, उठ ना सकें, तो क्या वो करें? और फिर पिंजरा खुलता है 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, फिर फोर्सफुली उनको वॉक कराई जाती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं चल सकती है। फिर पानी उनको बहुत कम दिया जाता है, लिमिटेड वाटर। किताबें वो नहीं पढ़ सकते हैं। क्या करे एक इंसान? दिन रात एक ज़िंदा लाश की तरह गुजारना वक्त, बहुत, इससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं है। और जो आजमाइश उन्होंने सिर्फ अपनी कौम के लिए वो ले रहे हैं, ये मामूली कुर्बानियाँ नहीं हैं। ये किसी को ख़त्म कर देना, शहीद कर देना, वो ज़्यादा आसान है। रोज़ बचपन से आपके साथ इसी तरह होना और सरवाइव करना, इतना उनमें ईमान है अल्लाह के अंदर, और वो हार नहीं मानते कभी भी। उनको कितना फोर्स किया उन्होंने, मारा पीटा है। ये सब टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है कि NIA की डिमांड्स को वो मान लें, मगर वो मानने वाले नहीं हैं, किसी के सामने वो झुकेंगे नहीं। तो बस ये है कि अल्लाह करे कि मेरी उनसे जल्द बात हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो जिनीवा कन्वेंशंस हैं ऑन द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, तो हिंदुस्तान उनका सिग्नेटरी है। तो हम कोई दहशतगर्द तो है नहीं, हमने कोई दहशतगर्दी तो की नहीं है। हम हक़ और सच पर हैं और एक तहरीक चला रहे हैं जो कि दुनिया ने मानी है, UN की करारदादें हैं। तो किस तरह की हमारे साथ बदतरीन ट्रीटमेंट की जा रही है। और मैंने जब इंटेंशन शो की है कि मैं जाना चाहती हूँ, मुझे वीज़ा मिले, मैं जाऊँ, अपने शौहर से मैं मिलूँ, मुझे परमिशन दी जाए, तो अगली हेयरिंग पे मेरा भी नाम NIA पर डाल दिया गया है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, इनकी बड़ी डूबियस नेफेरियस सी, जिसके थ्रू उनको इस वक्त एंटी टेरर में बंद किया हुआ है इस वक्त यासीन साहब को। उसी के अंदर मुझे भी उन्होंने मेरा भी नाम डाल दिया, यहाँ तक कि इनके यासीन साहब के डॉक्टर का भी नाम डाल दिया है, जो उनके कार्डियोलॉजिस्ट ने, जिन्होंने शोर मचाया है कि इनको ब्लड थिनर्स जो हैं उनको दिए जाने। एक ख़ास एक INR एक क्वेश्चन होता है एंटीकोगुलेंट्स का, जो एक एक्सपर्ट कार्डियोलॉजिस्ट ही जान सकता है, जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। हल्का सा भी क्लॉट अगर कहीं उनके जिस्म में हो जाए तो वो फेटल है, और उनको तो आँखों में भी इस वक्त ब्लड क्लॉट्स हुए हैं। तो उन्होंने शोर हल्का सा ही मचाया तो उनको भी ये इन्होंने कर दिया। कितनी मायूसी होती है जब आप यासीन मलिक साहब से रब्ता करने की कोशिश करती हैं और रब्ता नहीं हो पाता? मायूसी नहीं होती, मुझे गुस्सा आता है कि दिस इज़ ह्यूमिलिएशन ह्यूमन डिग्निटी, ऑनर की, कि जब कभी भी कोशिश की जाए उनसे बात करने की, फ़ोन लाइंस नहीं होती। सब लोग वहाँ भी, मैं अपनी मदर इन लॉ से पहले बात करती थी, हाल जब उनका मैं फ़ोन पे पूछती हूँ कि जी उनका हाल कैसा है, तो उसी वक्त फ़ोन लाइन के एक सिग्नल बंद हो जाते हैं। जब मैं नाम ही ले लूँ फ़ोन पे अपने शौहर का या उनकी हालत, चाहे दिल्ली में बैठी हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ, तो गुस्सा आता है कि भी क्या क्राइम क्या किया है, हमने क्या गुनाह किया है, हमने किसको मारा है, क्या किया है, कोई हमने कौन से धमाके मारे हैं, किसकी ज़मीन छीनी है, क्या किया है कि इतनी प्राइस ऑफ पेशेंस पे करनी पड़ती है कश्मीरी कौम को और नेशन को। ये जो रेजिलियंस है, ये जो सब्र का जो मीनिंग है, मैंने इस तहरीक में जाके सीखा है, और कि ये ह्यूमनली पॉसिबल क्वालिटीज़ नहीं है जो कश्मीरी कौम में इस वक्त हैं, और कितनी डेकेड से हैं, और किस तरीके से वो ग़ुलामी के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान की बर्बरियत के ख़िलाफ़ वो एक ज़बान होकर। तो बहुत दुख होता है, बहुत गुस्सा आता है, दिल चाहता है कि ये कौन सी दुनिया है कि इसके अंदर इतनी इनइक्वालिटी है, इंसानों के साथ इतना बदतरीन सलूक किया जाता है। स्टोन एज में भी शायद इस तरह का नहीं सलूक किया जाता होगा जो कि हमारे साथ किया जाता है। तो दिल ही नहीं लगता इधर यहाँ पे कि यहाँ पे क्या करना है इस दुनिया में, मगर क्योंकि हम मुसलमान हैं हम मायूस हो ही नहीं सकते, और मायूसी तो कुफ्र है, और ये तो हमने हर सूरत इसका मुकाबला करना है, और हमने हार नहीं माननी है, क्योंकि ये वॉर ऑफ नर्व्स है, और जिसकी नर्व्स पहले शैटर होंगी वो हार जाएगा। तो मुसलमान तो कभी भी नहीं हारते। बिल्कुल, मुसलमान कभी नहीं हारते। मिशाल मलिक साहिबा, शादी के बाद अब तक कितनी दफ़ा आप मकबूजा कश्मीर गई हैं? 6 दफ़ा। 6 दफ़ा मकबूजा कश्मीर गई हैं, और वहाँ की हुकूमत का आपके साथ रवैया कैसा होता था? बहुत बुरा, बहुत दफ़ा बहुत बुरा होता था।
बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था। कभी कभी मैं यासीन साहब से कहती थी कि ये किस गुनाह की सज़ा मुझे मिली है, इतनी ह्यूमिलिएशन होती है मेरी। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मेरा सामान फेंकते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर, एक एक कपड़ा बाहर निकालते हैं, लेडीज़ की जो कपड़े होते हैं, मतलब यूँ डिस्प्ले करना, ज्वेलरी बाहर फेंकना, मेरे कानों से इयररिंग्स पुल आउट करना, बॉडी सर्च बड़े घटिया तरीके में करना और घुरियाँ मारना, गालियाँ देना। ये बड़ा एक इंसान के लिए, जिसके लिए एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही होती है आपके पास, कि आपने एक शादी की है, आपने एक बेशक वो बहुत बड़े दुनिया के लीडर हैं, मगर आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है और कोई गुनाह नहीं किया हम लोगों ने, और लीगल वीज़ा पे मैं जाती रही हूँ। और बहुत आरएसएस के लोगों ने हमें अटैक करना बहुत दफ़ा, ये कांग्रेस के दौर में भी होता था हमारे साथ, और फॉलो करना हमें हर जगह, हमें इरिटेट करना, जो भी हमें मिलने आते थे लोग दिल्ली में सहाफ़ी, उनकी इंटेरोगेशन करना, इनके अपने इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स ने आ जाना जहाँ पे हम ठहरा करते थे, जिस होटल के अंदर, आधी रात को आ जाना, वैसे ही बात करना, मतलब जहाँ भी जाना एक इंटेरोगेशन वाला माहौल होता था। और हम बोतलों से भी मारते थे हमें ये लोग, ये आरएसएस के लोग। और हमें जहाँ भी कहीं, शुरू में तो पहला साल तो होटल में ठहरने की इजाज़त थी, फिर बाद में किसी होटल में भी नहीं हम ठहर सकते थे दिल्ली के, वहाँ पे जिधर भी हम जाते थे, क्योंकि एक दो रातें आपने गुजारनी मस्ट होती हैं जब आप वाया लाहौर आते हैं, फिर आपकी अगली फ़्लाइट श्रीनगर, वो कभी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं करते। और मुझे तो कभी परमिशन नहीं दी उन्होंने वाया वागा या मैं किसी और आज़ाद कश्मीर से LOC से मैं क्रॉस करूं, क्योंकि मैं यासीन साहब की वाइफ हूं, तो मेरे पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि मैं उधर से ना, मुझे इजाज़त नहीं देते थे। तो ये बहुत सी कुर्बानियाँ, खैर ये तो कुछ भी नहीं लगती हैं, ये तो आई थिंक पार्ट ऑफ दिस गेम है कि जब आप इतनी बड़े एक मिशन पर होते हैं तो आपको किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो आपने इसके लिए रेडी रहना है। मगर ये है कि बस अपना कंसंट्रेशन, मेरी फुल, मेरा फोकस यही होता है कि मैं एक होप हूँ, मैं एक उम्मीद हूँ कश्मीरियों के लिए, और मैंने उनका होप कभी भी नहीं लेट डाउन करना, और मैंने दुनिया के हर कोने तक कश्मीरियों का पैगाम पहुँचाना है सच्ची नीयत के साथ। और जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे शौहर के साथ हो रहा है, क्योंकि यासीन साहब कहते हैं लीडर्स का मतलब ही होता है कि उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कुर्बानी देनी है, पहली गोली उन्होंने खानी है, फिर आवाम ने खानी है, और उन्होंने मुझे यही सिखाया और मेरी वालदा ने भी। तो हम लोगों ने इसको एज़ एन अपॉर्चुनिटी, एज़ अ ब्लेसिंग मैं लेती हूँ। जो कुछ मेरे साथ होता है, मुझे कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर जो स्ट्रगल्स मुसलमानों की रही, जो तहरीक चली, जहाँ कभी पैलेस्टीनियंस के साथ जो कुछ हो रहा है, जहाँ कहीं भी जुल्म हो रहा है, तो मुझे, मैं फ़ील कर सकती हूँ कि वो क्या फीलिंग्स होती हैं। तो इट इज़ बेटर कि बंदा साइड करे विद द ओप्रेस्ड रादर दैन विद द ओप्रेसर। क्या मिसाल मलिक को अगर मौका दिया जाए तो आप यहाँ से मकबूजा कश्मीर जाकर यासीन मलिक साहब की कैंपेन को चलाएंगी मकबूजा कश्मीर में? मैं तो वहीं होती थी जब कभी भी मैं गई हूँ, और अब भी मैं जाना चाहती हूँ, मगर हमारी एक बेटी है, 7 साल की बेटी है, और मैं पहले एक माँ भी हूँ। बेशक मैं उनकी वाइफ हूँ और मैं कश्मीर कॉज के लिए दिन रात हम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, मगर मैंने उसका भी ख्याल रखना है। उसको जिस एनवायरनमेंट में मैं पाल रही हूँ, बहुत मुश्किल से मेरी वालदा मेरे साथ हैं, और मैं हर दम तैयार हूँ, चाहे वो मकबूजा कश्मीर हो, चाहे पूरी दुनिया हो, क्योंकि मेरा गोल ये है कि मैंने पूरी दुनिया तक हमारा पैगाम लेके जाना है। तहरीक जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर में, उसको मेरी ज़रूरत नहीं है चलाने की। वो जो हमारी माशाल्लाह से जो हमारी क़यादत है और जो हमारे लोग हैं, वो इतने निडर, इतने बहादुर हैं कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। उनको जो ज़रूरत इस वक्त है कि हम दुनिया तक उनका पैगाम और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इसकी सलूशन है, जो यूनाइटेड नेशंस में इसकी सलूशन बैठी हुई है, उस सलूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पूरी दुनिया में काम करना है, जो अशद ज़रूरत है कश्मीरी कौम को। आज़ाद कश्मीर की आवाम से आपकी क्या अपील है? क्या तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं आपने उनकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से और आज़ाद कश्मीर की आवाम से? आज़ाद कश्मीर तो हैंड इन ग्लव है मकबूजा जम्मू कश्मीर, वो एक हैं, और ये बेस कैंप है। और मैं चाहूँगी कि हर दम यहाँ से एक्टिविटीज़ हों, ग्लोबल एक्टिविटीज़ हों, यहाँ पे पूरी दुनिया से लोगों को इनवाइट किया जाए। आते भी बहुत हैं वहाँ डेलीगेशंस, और उनको बताया जाए, कंपेयर कराया जाए आज़ाद कश्मीर में कितना अमन है, यहाँ पे कोई काले कवानीन नहीं है, यहाँ कोई ऐसी आर्मी नहीं बैठी हुई हर 1 फुट के बाद जो कि लोगों को मारने को तैयार है। वो LOC पर होती है लोगों को बचाने के लिए, और वहाँ पे लोगों के जो हकूक़ हैं वो इस तरह नहीं उन्होंने सल्ब किए, ना ही काले कोई कवानीन इम्प्लीमेंटेड हैं।
आज़ाद कश्मीर की लेजिस्लेटिव असम्बली से, लाइक टाडा, पोटा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स आए, क्योंकि कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे किसी भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को जाने की इजाज़त नहीं है मकबूजा जम्मू कश्मीर, ना कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन को, ना UN के रिप्रेजेंटेटिव, ना UN मोगिब, ना पीस कीपिंग फोर्सेस। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि सब यूनाइट हो के, रिगार्डलेस किसी भी पार्टी के वो हैं, इनको वहाँ पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो, ऑल पार्टीज़ की रैलीज़ हों, वहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस हो, वहाँ पे कैंपेन चलाई जाएं और दुनिया भर में पैगाम पहुँचाया जाए मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों का, और जो LOC के विक्टिम्स हैं और जो रेफ्यूजीज़ वहाँ पर हैं रेफ्यूजी कैंप्स में, उन सबको मिल के इनको एक यूनिफाइड वे में और भी ज़्यादा मज़ीद एक्टिव होना पड़ेगा। मिशाल मलिक साहिबा, आप आज़ाद न्यूज़ के इस प्रोग्राम अवाम बोलती है कि सेट से क्या पैगाम देना चाहेंगी मकबूजा कश्मीर के निहत्ते कश्मीरियों को? ये जो आपका प्रोग्राम है अवाम बोलती है, जो आज़ाद न्यूज़ का प्रोग्राम है, मैं इसके थ्रू मेरा यही मैसेज है, क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर मैं मैसेज भी दूँ तो वहाँ इस वक्त पहुँच नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन का ब्लैकआउट है, नेट नहीं है, वहाँ पे सोशल मीडिया नहीं है, वहाँ पे टेलीफोन लाइंस, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं है। मगर हाँ, जो हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त डायस्पोरा है कश्मीरियों का, पूरी दुनिया में, या जो दिल्ली में इधर उधर हैं, जो जिनका नेट ऑन हो सकता है, उनको मेरा यही पैगाम है कि हम सब लोग 1 और 1 11 होते हैं, हम सब एक हैं और हम सब ने ये जंग लड़नी है, पूरी दुनिया में कैंपेन लड़नी है, हमने इंटरनेशनल फ्रंट पे लड़नी है और दुनिया में हमने कांस्टेंट ये इंगेजमेंट रखनी है। हेल्म ऑफ द अफेयर्स जो लोग हैं, परमानेंट 5 ममालिक के, यूनाइटेड नेशंस को इंगेज रखें, उनसे रब्ता मुहिम अपनी शुरू करें, पूरी ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन जहाँ जहाँ हमारे लोग बसते हैं, और पाकिस्तानियों से भी मैं ये कहूँगी पूरी दुनिया में जो बस रहे हैं, कि आप लोगों के जितने भी नेटवर्क्स हैं, जहाँ जहाँ आपकी बातचीत होती है, जिससे भी होती है, चाहे वो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं दुनिया भर में, चाहे बिज़नेस कम्युनिटी है, चाहे लॉयर्स हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, मीडिया के लोग हैं, जहाँ जहाँ आपका सर्कल है, यूथ में है, स्टूडेंट्स में, प्लीज़ इंगेज दैम ऑन कश्मीर इशू और इसकी ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बताएं। और ये हिस्ट्री कभी किसी को माफ़ नहीं करेगी जो जुल्म इस वक्त कश्मीरियों पे हो रहा है। आप सब का ये फ़र्ज़ है कि आप सब कश्मीरी कौम की आवाज़ बने और उनको जो उन पे जुल्म हो रहा है, ये दूसरा महीना आ गया है एक किलर आर्मी कर्फ्यू का, भूख और प्यास से पूरी कौम को ख़त्म किया जा रहा है, लड़कियों को किडनैप किया जा रहा है हिंदुस्तान की आर्मी, लड़कों को गायब किया जा रहा है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में इस वक्त पता नहीं नामालूम जगहों पे, जेलों में, उनके कंसंट्रेशन कैंप्स में फेंका जा रहा है हमारे जवानों को, वहाँ पे बुज़ुर्गों को ख़त्म किया जा रहा है, घरों से उनको निकाला जा रहा है लोगों को। तो अब नहीं तो कब? तो इसलिए आप सब लोग एक्शन लें, आवाज़ उठाएं, पूरी दुनिया में जो रैलीज़ चल रही हैं इनको मज़ीद बढ़ाया जाए, कैंपेन्स करें, सोशल मीडिया पे करें और कॉरेस्पॉन्डेंस करें विद यूनाइटेड नेशंस और हमारी आवाज़ बने। और 99% दुनिया अमन चाहती है, जो आवाम है दुनिया की, वो बहुत बड़ी ताकत होती है, उनको आप इंगेज करें, पूरी दुनिया की आवाम को, और उनको ये बताएं कि पूरी दुनिया का अमन तबाह हो सकता है अगर ये मामला इससे ज़्यादा एस्केलेट हो रहा है।